हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? ज़रा एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि फिर से एक बार हम आ चुके हैं हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9, सॉरी 8 लिखा हुआ है, 9th वाले चैप्टर पे। हम चैप्टर 9th पे आ चुके हैं और बहुत ही कमाल तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म किया था। तो अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर को नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे जाके प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9th, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड है। क्या बोला मैंने कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत आई, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को नहीं कर पाए या फिर नहीं समझा है आपने, तो आप सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाओगे। सीधा सरल बात। और ट्रिग्नोमेट्री को आपको नहीं पता ना, कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग की जो फर्स्ट लेक्चर मैंने दी थी ना, बस अगर वो आपने देख लिया ना, तो हमारा ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस उसे देख के आ जाओ, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज़, वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। एंड इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। चलो ठीक है, तो बिना देरी किए आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। एम क्या है? तो एम है आज का कि हम इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं विद इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हम नहीं लेंगे इस चैप्टर को, छोटा मोटा सा चैप्टर है। और इससे एक सच्चाई की बात यह है कि 5 नंबर के क्वेश्चन ओनली बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सच्चाई की बात। और ये एक छोटा सा चैप्टर है, तो इसको अपन 40 मिनट में ख़त्म करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। तो 40 मिनट हमारा एम है, जिसमें से ऑलरेडी 1 मिनट 2 मिनट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको देते हैं बेसिक इंट्रो। हमने क्या देखा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी थी, याद है आपको? ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी थी, यहाँ पे 90 डिग्री होता था। इसे हम क्या लेते थे? इस चीज़ को हम लेते थे थीटा। थीटा, या फिर इसे लेते थे हम थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक बेसिक चीज़ें सबसे पहले आपको रिवाइज करवा दूं, तो देखिए ध्यान से, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये एक टेबल थी, आप लोग को याद है या भूल गए? बहुत ही बेसिक सी टेबल थी, बहुत ही आसान सी टेबल थी, और ये याद भी होना चाहिए। रुको मैं बताता हूँ, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये टेबल अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो मुझे शायद इस एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट और अच्छे से हम इसे समझाएंगे और अच्छे से इसे क्लियर करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ना छूट पाए, ना ऐसा ना हो कि ना करवाएं। तो बहुत ही अच्छे से समझाने का हमारा एम रहता है। शर्त ये रहता है कि आप लोगों को बस कंसंट्रेशन के साथ देखना होगा, नोट्स बनाना होगा, और जो क्वेश्चंस करा रहे हैं एक बार पॉज करके उसे खुद करो, फिर आगे बढ़ो कि हाँ कैसे हुआ। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, सॉल्यूशन देखो। तो आप इसे बढ़िया से अपना, मैं अपना 100% दे रहा हूँ आप लोग को पढ़ाने का, तो आप बढ़िया से, बस एक बार शर्त ये रहेगा कि आप लोग बढ़िया से अपना 100% दो। तो हमने पढ़ा था ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टैन पी बाई बी, कोसेक एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी, ऐसे। तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइट, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, ये हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हमें tan 30 पी बाई बी, tan 60 पी बाई बी, साइन 60, साइन 30, साइन 45, मतलब पी बाई बी, ये सब की बहुत ज़रूरत होने वाली है। और एंगल्स पे आपकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए। आपको मैंने याद है पढ़ाया था एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू होती थी, याद आ रहा नहीं आ रहा? साइन 0 डिग्री पे 0, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 डिग्री पे 1/√2, साइन 60 डिग्री पे √3/2, साइन आपका वो 90 डिग्री पे 1। ये कॉस को करने के लिए पलट देते थे हम, वो सब याद है कि नहीं याद है? वो याद होगा तभी इस चैप्टर को आप शुरू कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत में इस चैप्टर के मैंने कह दिया है कि आप जाओ और जाके पहले ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर देख के आओ, फिर आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, तो मैं आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हम्बल रिक्वेस्ट, कि जाओ पहले उसे देख लो। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स को किसी ने नहीं देखा, 100 लोगों ने देख रखा है। और ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी जो कि सबसे भारी होती है, 8 लोगों ने देख रखा है, 10 लोगों ने देख रखा है। ऐसे थोड़ी होगा काम, ऐसा नहीं होगा। देखो, अगर बढ़िया से समझना है ना, तो हर एक चीज़ को देखते चलो,
अरे वो बात अलग है कि तुम कहीं और से देख के पढ़ ले रहे हो या फिर वो, तो वो बात अलग है। नहीं नहीं मतलब है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरा काम है भाई कुछ प्रोवाइड करना। अब अगर आपका काम है एक्सेप्ट करना तो आप एक्सेप्ट करो, या फिर तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारे एजुकेटर्स हैं जो कि आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बहुत अच्छे से मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हैशटैग रिस्पेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हैशटैग रिस्पेक्ट फॉर ऑल द टीचर्स हु टीच यू या फिर हु टीच अस। तो रिस्पेक्ट फॉर ऑल द टीचर्स, ठीक है। तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको किसी और समझ रहा है वहाँ जाके करो, बस शर्त ये कि आपको समझ में आना चाहिए, आप जाके और अच्छे से आपका सब होना चाहिए, एग्ज़ाम सब बढ़िया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया के हालत को देखकर अगर हम इंडिया की हालत बताएं तो आज कंडीशन ऐसी आ गई है ना कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। कंडीशन इतनी हार्श हो गई है कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। आने वाली जनरेशन को अगर एजुकेशन नहीं मिली ना तो फिर इंडिया तो बर्बाद है, समझ जाओ। फिर तो क्या ही कहें, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ अभी इस जनरेशन को क्या चाहिए, एजुकेशन, ठीक है। मैं आप कहाँ कहाँ भटक गया, मैं क्या बता रहा था कि इस चैप्टर में हम ऐसी बात करें कि आप ग्राउंड पे खड़े हो, ग्राउंड पे आप यहाँ पे खड़े हो, अगर आपकी हाइट नहीं दी तो आप अपने हाइट को पॉइंट साइज मानोगे। यहाँ पे एक बिल्डिंग है 6 मीटर लंबी, 6 मीटर लंबी। आपने इसे देखा, शक्ति फेंका आपने अपनी आंखों से, और जो वो शक्ति गई ना, उस शक्ति ने यहाँ पे इस बिल्डिंग के टॉप पे जाके रुका। तो वो शक्ति जो गई आंखों की, ये शक्ति, ये जो शक्ति जा रही है ना, ये वाली शक्ति, इस शक्ति और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आपका ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये ग्राउंड के बीच ये एंगल बनेगा। इस एंगल कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया, समझ में आया। एंगल ऑफ एलिवेशन होप सबको क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। क्या था, हमने क्या पढ़ा कि एक ग्राउंड है, ऊपर से नीचे से आपने शक्ति फेंका, वो शक्ति यहाँ जाके रुकी, ये जो दोनों एंगल बना इस हॉरिजॉन्टल और इस के बीच में, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन हमने इसे शक्ति नाम दिया, ये शक्ति है क्या, ये तो बता दो कि हमने इसे शक्ति नाम दिया है कि हमने हमने क्या कर रखा है, हमने आँखों से शक्ति फेंका है। तो ये जो हमारी आँखें हैं यहाँ पर, ये जो हमारी आँखें यहाँ से शक्ति फेंक रही हैं, इन शक्ति को हम क्या नाम देंगे मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली इसे नाम दे दिया गया है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, इसे क्या नाम दे दिया है, लाइन ऑफ साइट। तो ये जो आप ग्राउंड से इस बिल्डिंग को देख रहे हो ना, इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट, SIGHT साइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और लाइन ऑफ साइट, क्या आपको क्लियर? बताओ मुझे, क्या आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और लाइन ऑफ साइट के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर? ठीक है। अब एक और यहाँ पे एंगल आता है, दो एंगल्स होते हैं बेसिकली, एक एंगल आपने पढ़ लिया एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। लेकिन यहाँ एक और एंगल है जो कि मैं आपको बता दूँ, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखना कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ग्राउंड है, यहाँ बिल्डिंग है, आपके पास ना बहुत बड़ा बिल्डिंग है। क्या हो रहा है कि सपोज एक बात बताओ, आपका छोटा सा पॉइंट साइज का बिल्डिंग था, सपोज करना है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, उस पॉइंट साइज का बिल्डिंग था। इस पॉइंट साइज, मतलब पॉइंट साइज नहीं कहूँगा, बट एज़ कम्पेयर टू दैट बिल्डिंग, एज़ कम्पेयर टू दिस बिल्डिंग बहुत छोटा बिल्डिंग था, ठीक है। तो पॉइंट साइज यहाँ मानेंगे। और यहाँ एक मोहन का ना आपका दोस्त था, जो जिसका बिल्डिंग क्या हुआ, बहुत बड़ा हो गया, जो ने बहुत बड़ा घर बना लिया। तो आपने क्या देखा, उसके घर को देखा। तो जब आपने उसके घर को देखा ना, तो ये एंगल बना ना, जब आपने मोहन के घर को देखा, तो जब आपने मोहन के घर के टॉप पे देखा ना, मोहन यहाँ पे खड़ा हुआ था और आपको देख रहा था, तो जब आपने मोहन के घर के टॉप को देखा ना, तो ये एंगल जो बना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। लेकिन अब आपका वक्त बदल गया, देखो आपके फेयर में बोल रहा हूँ मैं, आपका वक्त बदल, कैसे, ये आपका बिल्डिंग हो गया और मोहन का बिल्डिंग आपके बिल्डिंग के सामने छोटा सा लगने लगा। तो जब जब मोहन ने, जब आप यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे खड़े हुए हो, अपने बिल्डिंग के पास आप खड़े हुए हो, अब मोहन यहाँ से देखेगा तो वो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपने पढ़ लिया। लेकिन इस केस में यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल अगर आप बना दो और आप यहाँ से मोहन को वॉच कर रहे हो कि यहाँ से मोहन यहाँ पे, तो आप अगर मोहन को यहाँ से ऐसे वॉच कर रहे हो ना, तो ये हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा लाइन, आपकी आंखों से एक सीधी लाइन जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ऊपर देख रहे हो, तो अगर सीधा देखते तो कैसे देखते, यही सीधी लाइन होती। तो हम एक लाइन बनाते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो ये सीधी लाइन, और जो आपने मोहन के हालत को देखा ना, तो ये जो लाइन बनी ना, तो इसके बीच का ये एंगल आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। क्लियर हुआ बात? बात क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला कि एक दिन आपका वक्त बदल गया,
कैसे कि आपने बहुत बड़ा घर बना लिया, मोहन का घर जो था वो पॉइंट साइज़ था। तो अब उस मोहन के घर को आप अपने छत से देख रहे हो खड़े होकर, तो वो जो आपने देखा, तो ये जो लाइन ऑफ साइट इस केस में बनी और ये हॉरिजॉन्टल जो आपने खींच रखा था, मतलब आपकी आँखों की सीधी रेखा और ये जो आपने देखा, इसके बीच का जो ये एंगल बन रखा है, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, अरे डिप्रेशन में मोहन गया, आप नहीं गए, मोहन तो डिप्रेशन में गया ना, मोहन डिप्रेशन में चला गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। क्योंकि कैसे पता चला, देखो आपने देखा ना, आपने नीचे देखा, अब मोहन भी यहाँ होगा क्या पता, तो मोहन ऊपर देख रहा होगा, तो ये दोनों लाइन तो सेम हो गई, ये तो सेम हो गई, देख पा रहे हो। अगर आप उसकी आंखों में देख रहे हो, वो इसकी आंखों में देख रहा है, तो ये डिप्रेशन और ये लाइन ऑफ साइट तो सेम है, इसीलिए इसको कॉमन लाइन लिया गया, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। बट ये एंगल अलग बनाएगा, ये एंगल अलग बनाएगा, ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट बता दूं जो कि क्वेश्चंस में हमारे बहुत ही काम आने वाला है, जो कि बहुत ही मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, इसको मैं यहाँ बताऊंगा थर्ड वाली स्लाइड पे। तो देखो सपोज ये यहाँ पे मोहन का पॉइंट साइज का घर था और आप यहाँ पे खड़े हुए थे, ये आपका हॉरिजॉन्टल था, ठीक है ना, और आपने ये देख रखा था, हॉरिजॉन्टल ये था और ये भी था, दोनों लाइनें ये पैरेलल होंगी नहीं होंगी, बोलो पैरेलल होंगी नहीं होंगी, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी नहीं होंगी, पैरेलल होंगी। अरे ये भी सीधी लाइन आपकी आंखों से और ये भी सीधी लाइन, पैरेलल होगी कि नहीं होगी, बोल दो, होगी ना। तो जब ये दोनों पैरेलल, तो हमने क्या पढ़ा कि दो लाइन अगर पैरेलल तो बीच में अगर ये एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस केस में ये और ये एंगल इक्वल दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो अगर मोहन ने आपके आंख में देखा और आपने मोहन को देखा, तो वो जो दोनों एंगल बना ना वो इक्वल होगा, यानी कि always angle of elevation is equals to angle of depression। यानी angle of depression छत पे से अगर आप देख रहे हो और तो नीचे जो ये बनेगा ना वो angle of elevation ये इक्वल होगा। मतलब अगर ये 45 डिग्री से आप देख रहे हो तो नीचे का जो ये एंगल बनेगा ना वो 45 डिग्री बनेगा। ये ज़िंदगी की सबसे कीमती बात, मतलब इस चैप्टर की सबसे कीमती बात कि एंगल ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, कि हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर है। इतनी बात समझ में आई, बस इतना बताओ। हमने क्या पढ़ा, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा कि भाई आप देख रहे हो मोहन को, क्योंकि मोहन की हालत तो बहुत अच्छी हो गई है, मोहन तो बड़ा बड़ा घर बनवा ले रहा है यार, तो आप मोहन को देख रहे हो, तो मोहन को आप देख रहे हो तो जी आपने शक्ति फेंका ना अपनी आंखों से, ये लाइन ऑफ साइट थी और आपके ओरिजेंटल से एंगल बना ना ये एंगल ऑफ एलिवेशन था। बट अब अगर आपका समय बदला और आपने छत से मोहन को देखा तो ये जो लाइन बनी ना एंगल वो आपका डिप्रेशन हो गया। इतनी चीज़ें पड़ी, समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके बता दें। कमेंट करके अगर आप बताते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल से कहता हूँ, तो कमेंट करके बताइएगा, बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। आप इस केस में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फ्री हैं आप कमेंट करने के लिए, कोई आप पे फोर्स नहीं है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कोई भी कमेंट लीव कर दो। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, अब क्या कॉन्सेप्ट ही बताते रहोगे या क्वेश्चन भी करवाऊंगा करवाऊंगा। अभी तो 13 मिनट हुए, देख रहे हो 13 मिनट हुए हैं, दिखाऊँ तुमको, देखो 13 मिनट हुए हैं, तो क्या मतलब समझ पा रहे हो। ठीक है, एक बात बताता हूँ, देखो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ग्राउंड, मैं लिख तो नहीं पाऊंगा बट ठीक है मैं लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ग्राउंड मतलब ग्राउंड में एक पॉइंट था पी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द 10 मीटर बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो ऐसे बोल रहा है तो बना दो ना, ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप, मतलब मोहन की जो ये बिल्डिंग थी उसको आपने ग्राउंड से देखा, अभी आपका समय नहीं बदला, तो क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द 10 मीटर हाई बिल्डिंग, 10 मीटर कोई हाई बिल्डिंग है तो मेरी कितनी छोटी रही होगी सर बताओ तो, छोटी रही होगी 10 मीटर के सामने, ठीक है, ठीक है, तो आप बस इतना समझ लो आपकी बहुत छोटी रही होगी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये 10 मीटर हाई बिल्डिंग, ये फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ व्हेन, मतलब यहाँ तक बिल्डिंग हमारी यहाँ तक थी, अब यहाँ पे हमने एक फ़्लैग होस्ट कर दिया, तो ये जो फ्लैग है ना, फ्लैग की ये जो है ना, मैं बता दे रहा हूँ आपको, बोल रहा है फ्लैग इज़ होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये बिल्डिंग पे एक फ़्लैग होस्ट की गई है, इंडियन फ्लैग कोई भी फ्लैग हो सकती है, इसको होस्ट किया गया है, ठीक है। तो फ्लैग को बिल्डिंग के टॉप से होस्ट किया गया है,
बिल्डिंग के टॉप पे। व्हेन यू सी बाई पी, अगर आप फ्लैग के टॉप को देख रहे हो ना, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल 45 डिग्री का बन रहा है। और क्या बोल रहा है, अगर आप फ्लैग के मतलब बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग टॉल एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग। सोचो सोचो, जल्दी सोचो। अगर आप 10 मीटर बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो ना, बिल्डिंग के टॉप को, तो ये 30 डिग्री बना है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इफ़ यू सी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, एंड इफ यू सी द फ्लैग होस्टेड द टॉप ऑफ द फ्लैग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है, नाउ यू कैन टेल मी द लेंथ ऑफ द फ्लैग, फ्लैग कितने लेंथ का था, फ्लैग की हमें ये दूरी बतानी है। क्या बता दोगे? और क्या बतानी है? और ये डिस्टेंस बताना है, ये वाला कि पी से ये बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना होगा। एक बात बताओ, tan 30 मतलब tan क्या होता है? tan p बाई बी। इस केस में क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर बेस, बेस ये बेस हो गया। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, ये परपेंडिकुलर, ये मतलब ये बेस ये वाला, और ये वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो। तो P बाई बी अगर मैं कैसे भी कर दूं तो हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे, देखना ध्यान से, मैं आपको एकदम तोड़ के बता रहा हूँ और ऐसा मतलब इजी तरीके से। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूंगा ना, इस ट्रायंगल में, तो यहाँ से मुझे बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, तो मैं आसानी से P निकाल सकता हूँ। बहुत आसान है यार, P तो निकाल ही दूंगा, P तो निकाल ही दूंगा। तो मैं लिखूंगा कि tan 30 इक्वल टू P बाई बी। P क्या है? P हमारा है 10 अपॉन में बी एक्स मान लो, B यानी कि बेस, बेस को x मान लिया, p दिया हुआ था, एंगल 30 था, निकाल दो। अब मैंने tan 30 क्या होता है? 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 10/x। देयरफॉर हमें x मिल गया 10√3। मतलब हमें वो p से ग्राउंड से ना, जो p पॉइंट था ग्राउंड, वहाँ से हमें डिस्टेंस मिल गया। क्या बात है, क्या बात है। अब हमें क्या, कितना, 2 लाइन का, देखो 2 लाइन में आ गया, 2 लाइन में आ गया, तो हमें क्या मिल गया? डिस्टेंस मिल गया। हमें यहाँ से यहाँ तक की जो पी से आपने बिल्डिंग के फुट तक की जो अपनी डिस्टेंस थी ना, कहाँ पे आप खड़े हुए हो, तो वहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया 10√3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें इस फ्लैग की लेंथ निकालनी है। तो अगर अगर ये 10 मीटर है, फ्लैग की हाइट को अगर तुम h मान लोगे, h मान लोगे, तो ये पूरी जो हाइट है, ये पूरी जो हाइट है, ये क्या हो जाएगी? फिर एक बार बताओ ज़रा। फ्लैग की हाइट को यच मानने पे ये जो पूरी हाइट है, जो आपने यहाँ से देखा है ना, ये जो फ्लैग है और ये आपकी बिल्डिंग है, तो फ्लैग की हाइट को अगर यच मान लोगे, तो ये पूरी हाइट अगर ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10+h। पूरी हाइट 10+h होगी, नहीं होगी? बोलो। हो जाएगी। अरे ये इतना 10 है और ये इतना h है, तो ये जो पूरा होगा ये 10+h होगा। ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये पूरा 45 डिग्री था, तो 10+h अपॉन एक्स, एक्स तो हमें मिल गया है। तो हम लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू 10+h अपॉन एक्स। एक्स क्या था हमारा? 10√3। tan 45 की वैल्यू बताओ तुरंत कमेंट में। 1 होती है? नहीं होती? होती है। तो मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा 1 इक्वल टू 10 प्लस में h अपॉन 10√3। तो मैं लिख दूंगा 10√3 इक्वल टू 10+h। ठीक है, 10 को इधर ले जाऊंगा, 10 को इधर ले जाऊंगा, तो 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू एच। 10√3 माइनस 10 इक्वल टू एच। 10 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 10 ये हमारा मिल जाएगा। 10 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 मिल जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? √3 माइनस 1 10। ये हमारा एच हो गया 10। ठीक है, इजी पीजी। कितना आसान था भाई, कितना आसान था ये, मतलब बहुत आसान था। मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया, देखो कितना टाइम हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सेकंड में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, थर्ड में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में जाते ही तुम्हारा बैंड बजने वाला है। क्योंकि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड को तुम्हें सही से नहीं समझा, तो फोर्थ और फिफ्थ में सिर्फ और सिर्फ मैं हिंट देने वाला हूँ और सिक्स्थ पे कूद जाने वाला हूँ। तो कृपया समझेंगे बढ़िया से, ध्यान से, बढ़िया से मन लगा के अगर समझोगे, तो फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैथ से आसान अगर मैं कहूँ ना, बच्चे इंग्लिश में सही नंबर नहीं ला पाते, पता है तुम्हें?
अच्छा एक बात बताओ, तुम इंग्लिश में कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो ना? अभी इंग्लिश में तुम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। इंग्लिश में क्या कर रहे हो तुम? कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो तुम 3 सब्जेक्ट में कर रहे हो। मैं तुम्हारी रियलिटी बता दे रहा हूँ। तुम मैथ में कर रहे हो, साइंस में कर रहे हो, एसएसटी में कर रहे हो। इंग्लिश में कोई नहीं करता, हिंदी में कोई नहीं करता। हिंदी तो चलो मैं निकाल लोगे, मैं जान रहा हूँ, बट इंग्लिश का पेपर देखा है? सैंपल पेपर देखा है? नहीं देखा? सीबीएसई 2025 का देखा है? पेपर देख रहे हो इंग्लिश का? और तुम इंग्लिश को बोल रहे हो इंग्लिश तो हो जाएगी। जाके पहले सैंपल पेपर उठाओ, फिर पता चलेगी इंग्लिश क्या चीज़ है। मेरे को ना इंग्लिश में सबसे ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि यार इंग्लिश में ग्रामर वाला एक चीज़ आ जाती थी, फिर जैसे बहुत सारी मतलब वो आ जाती थी, क्वेश्चन छूट भी जाते थे इंग्लिश में। तो इंग्लिश को मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, बहुत ही मतलब अगर आप अच्छा लगे तो आप एडवाइस ले लेना, और बाकी ना लगे तो कोई बात ही नहीं है, कि आप इंग्लिश को हल्के में मत लो। अगर सच में चाहते हो ना अच्छे नंबर लाना, ये एम है नहीं है, यही था। अरे एम क्या है तुम्हारा? यही है ना? तो अगर सच में चाहते हो ना ऐसा परसेंटेज आ जाए, ऐसा नंबर आ जाए, तो तुम सच में कुछ करो, इंग्लिश पढ़ो भाई, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, आइए। ठीक है, एक और क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना, और सिंपल है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक पॉइंट में, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर इज 20 और 20 और 20 और 20 मीटर। देखो ये है, अब ये टावर था हमारा, टावर क्या था हमारा? 20 मीटर, टावर हमारा 20 मीटर। तो देखना ध्यान से क्या बोल रहा है, बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि टॉप ऑफ द 20 मीटर बिल्डिंग, मतलब कि एक ग्राउंड था, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है P, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग, मतलब कि एक 20 मीटर बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर फिक्स्ड किया गया है कुछ इस प्रकार से। ये एक टावर है जो कि 20 मीटर टॉप बिल्डिंग के फिक्स किया गया है। अब आप यहाँ से उसके टॉप पे देख रहे हो और यहाँ से उसके बॉटम पे देख रहे हो, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, तो टॉप पे देखते वक्त तो 45 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना। बॉटम पे देख रहे थे तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा था। ये बोल रहा है आपको क्या फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करनी है। तो वही सिंपल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि भाई इसे एक्स मान लेंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान, बहुत सिंपल है यार। हाँ सिंपल है। ये ट्रायंगल देखो, ये कितना अच्छा ट्रायंगल है, बढ़िया सा ट्रायंगल है। एंगल है 45 डिग्री, ये है 20, ये नहीं निकाल लोगे? tan 45 इक्वल टू 20 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू 20। अरे ये डिस्टेंस भी तो 20 आ गया, क्या बात है, ये भी तो 20 आ गया। 20 45 अपॉन एक्स कैसे 20 अपॉन एक्स कैसे लिखा रहे? P/B, P/B याद कर लो, P/B भूल गया क्या? सिंपल था ये तो भूलने लायक नहीं था यार, ये तुम कैसे भूल सकते हो भाई? कितने अच्छे से तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के हर एक लेक्चर में पढ़ाया, शुरुआत में रिवाइज भी करवाया, फिर भी भूल गए, तो फिर तो दिक्कत है, तो फिर तुम्हारे कंसंट्रेशन में कहीं दिक्कत है पक्का। ठीक है, चलो 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 चलो, ये हमें ये डिस्टेंस पता चल गया कि ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 20 मीटर। सेम सेम। अब मैं अगर देखूंगा ना बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ ना, अब मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे बड़े ट्रायंगल की, तो इस पूरे बड़े ट्रायंगल में ये एंगल तो 60 डिग्री है, मुझे पता चल गया, ये है 20। अब जो इस टावर के हाइट को तुम एच मानोगे, उस समय भी माना था, याद है फ्लैग के हाइट को फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें तुम टावर के हाइट को एक्स मानने वाले हो। तो जैसे तुम टावर के हाइट को एक्स मान लोगे, ये आपका हो जाएगा, पूरी जो हाइट आपकी निकल गई नहीं, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, ये आ जाएगी 20 प्लस में एच। अरे इतना एच है और इतना 20 है, पूरी 20 प्लस में एच होगी। तो आप लिख सकते हो कि टैन टैन 60 डिग्री इक्वल टू 20 प्लस में एच अपॉन 20। टैन 60 डिग्री क्या होता है? साइन बाय कॉस कर लो, साइन बाय कॉस कर लो, साइन 60 1/2 और कॉस 60 √3/2 to 2 √3। ईजी।
तो ये आपका हो जाएगा √3। यानी अगर मैं कहूँगा तो √3 इक्वल टू 20 + h/20। अब मैं 20 को इधर ले जाऊँगा तो 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस में h, ये इक्वल टू ऐसे प्रोपोर्शनल कोई नहीं मानेगा। अब इस 20 को मैं अगर इधर ले आऊँगा ना तो 20 √3 इक्वल टू h, 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h। अब इसमें से और इसमें से 20 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 20 अगर कॉमन ले लूँ तो वही केस आया √3 - 1 और यहाँ लिख दिया h इक्वल टू h। तो h की वैल्यू हमारी रही 20 √3 - 1। इतना क्लियर। मैंने कहा ना बहुत अच्छे से सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत अच्छे से थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, बट अगर बात आएगी ना उसके बाद की क्वेश्चन की तो फिर तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। इजी पीजी से समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल टॉपिक से। हेलो हेलो, नहीं वो फंस गया था, सॉरी। ठीक है, अब अभी सही है। हाँ, ये आवाज़ अच्छी आ रही होगी। वीडियो ये तो क्या हुआ भाई, आवाज़ अगर बीच में कट गई तो कितनी दिक्कत होती है, समझ पा रहे हो? कोई बात नहीं, वीडियो है, लाइव नहीं है, बट आवाज़ अगर कट गई ना वीडियो में तो कितनी बड़ी दिक्कत है, जान रहे हो? एक कॉन्सेप्ट छूट जाने वाला है भाई, नहीं समझ पा रहे तुम? एक पूरा कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक है, ठीक है, चलो। अरे वेट लिखते लिखते मेरा हाथ दुख गया, अरे थोड़ी सी काम था। चलो तो अभी बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं। चलो, तो एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, देखना उसे ध्यान से और उसके आंसर तो तुम निकाल ही लोगे। और ये देखो इजी क्वेश्चन है, और मतलब आसान है, ऐसे नहीं है कि भारी है, बट इजी क्वेश्चन है। देखो, देखना ध्यान से। A man stand on such is 10 मीटर फ्रॉम वाटर लेवल। मतलब एक मैन था, एक आदमी था, वो आदमी ये 10 मीटर वाटर लेवल से ना, वाटर लेवल से 10 मीटर पे एक हुआ है, क्या है? यहाँ पे देखो वाटर लेवल है। अब ए मैन स्टैंड ऑन विच इज 10 मीटर, 10 मीटर, वाटर लेवल से 10 मीटर, मतलब यहाँ पे सी ऐसे चल रही थी, ठीक है? देखना ध्यान से। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है ना, फ्रॉम वाटर लेवल ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए हिल। एक हिल है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से अगर आप यहाँ से दोगे ना तो ये लाइन इसके लिए हॉरिजॉन्टल हो गई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए हिल, ये जो बिल है 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है? और बेस ऑफ ए हिल, अगर इस हिल का बेस को देख रहा है ना इस प्रकार से, तो बेस को देख रहा है ना तो पूरा का पूरा बना रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल, ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आया? अब पूछ रहा है ना कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड हाइट ऑफ हिल। हिल की हाइट बतानी है, ये जो हिल है ना ये, इसकी हाइट बतानी है, इसकी हाइट बतानी है। ये मैन की हाइट दी है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगी, कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो ये 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर, तो जब ये भी 10 मीटर तो ये पूरा को अगर एच ले लोगे तो 10 प्लस में एच हमने पहले पढ़ रखा है, ये पूरी हाइट हो जाएगी आपकी 10 + h।
अरे जब ये 10 मीटर और ये हॉरिजॉन्टल खींची गई है, ये हॉरिजॉन्टल, तो ये भी 10 प्लस में ये 10 मीटर, तो ये एच ले लिया इसको, तो ये 10 प्लस में एच, ठीक है। और इसको डी ले लो, इसको डी ले लो, आराम से निकाल दो, 10 30 की वैल्यू रखो, पुट कर दो एक बार इस ट्रायंगल में, ठीक है, और एक बार आपका दोगे तो इस वाले ट्रायंगल में, पुट करो, आंसर ले आओ। नहीं आया तो बताओ, इजी पीजी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो 10 30 करोगे तो 10 अपॉन में ये जो भी ऐसे हाइट देख रहे थे ना, तो मान लो उसको पी एस मान लो, 10 अपॉन पी एस, तो जैसे कहोगे तो 1/√3 इक्वल टू 10 अपॉन पी एस इज इक्वल टू 10√3, मतलब ये जो आपकी साइड निकली ये 10√3 हो गई, ठीक है ना। तो जैसे फिर एंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल जो ये था आपका, इस ट्रायंगल में करोगे पूरे के पूरे, मतलब ये जो एक हॉरिजॉन्टल था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, ऐसे था ना। तो इस वाले ट्रायंगल में करोगे 60 डिग्री था, तो tan 60 इज इक्वल टू, आप जैसे बोलोगे तो h-10 अपॉन में डी, मतलब एक बात बताना, ये पूरा h है और ये इतना 10 है। अब अगर आपको इस ट्रायंगल में करना था, इस ट्रायंगल में 60 डिग्री था, तो ये यच है ना, यच है ना, पूरे को अगर यच ले लियो, देखो पूरा को यच ले लो, ऐसे ये गलत हो जाएगा, पूरे को यच ले लो, और ये इतना 10 है, तो मानिए अगर इतना निकालना है मेरे को, अगर ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो h-10 तो पुट करेंगे tan 60 इज इक्वल टू h-10 अपॉन में जो भी ले रखा था हमने, उस डिस्टेंस को ले लेंगे d, ठीक है। अब जैसे tan 60 होता है √3, तो d√3 इज इक्वल टू h-10 अपॉन में √3, ये पहला इक्वेशन कि हमने d की वैल्यू मिल गई h-10 अपॉन √3, d की वैल्यू मिली h-10 अपॉन √3। अब तुम भाई 10√3 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से मुझे पहले 10√3 मिल चुका था पी एस की वैल्यू, देखो ये तो बहुत आसान है यार, 10√3 बस पुट करोगे, 10√3 इज इक्वल टू h-10 अपॉन में √3, ला दोगे, रेशनलाइज करोगे, सॉल्व कर लोगे, क्या दिक्कत है। बट कौन, देखो ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट सेकंड जो जिसने बहुत अच्छे से समझा होगा ना, ये क्वेश्चन देखते ही कर देता, पहले तो ये क्वेश्चन देखते ही कर देता, फिर मैंने हिंट दे दिया। अब अगर कहते हो कि सर पूरा नहीं बताते तो फिर तो दिक्कतें हैं। एक क्वेश्चन है, पसंदीदा क्वेश्चन है, सीबीएसई को बहुत पसंद आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, फॉर योर एविडेंस, फॉर योर डूइंग, मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, वो आपके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। एट ए पॉइंट 20 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब ये सी लेवल आपका था, ये आपका सी लेवल था। अब इस सी लेवल से ना एट ए पॉइंट 20 मीटर अबव, मतलब ये 20 मीटर अबव एक पॉइंट था, यहाँ पे 20 मीटर अबव द सी लेवल, वाटर इन ए लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज 30 डिग्री। क्या बोल रहा है ये, देखना ध्यान से, कि ये यहाँ पे 20 मीटर के अबव जो सी लेवल था ना, वहाँ से ये ऐसे करोगे, फिर यहाँ पे एक आपका क्लाउड रखा हुआ था, यहाँ पे क्लाउड था, तो क्लाउड का पानी में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, जो क्लाउड ये है, इस क्लाउड का पानी में एंगल बन रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से अगर आप देखोगे, मतलब यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप एक लेवल पे खड़े हो, यहाँ से आप इस क्लाउड के इसको देख रहे हो, तो अगर आप पानी वाले क्लाउड को देख रहे हो, बोल रहा है कि अगर आप व्हेन यू सी द एलिवेशन ऑफ क्लाउड को देख रहे हो तो 30 डिग्री बन रहा है, और अगर आप पानी में इसके रिफ्लेक्शन को देख रहे हो ना, अगर सपोज करना ये पानी था, तो पानी में क्लाउड के रिफ्लेक्शन को, मतलब क्लाउड के मिरर को, क्लाउड की इमेज को पानी में देख रहे हो ना, ये आपका 60 डिग्री का एक एंगल बन गया। क्या बोला मैंने, सुना ध्यान से आपने नहीं सुना होगा शायद, कि यहाँ पे 20 मीटर एबव आपने क्या किया, ये भी 20 मीटर होगा, ठीक है, 20 मीटर एबव आप खड़े हो गए, यहाँ पे कुछ रख के आप खड़े हो गए, या फिर आप उतने लंबे हो ही समझ जाओ, ठीक है। तो 20 मीटर एट ए पॉइंट ऑन 20 मीटर एबव द सी लेवल से एबव 20 मीटर कुछ होगा, कुछ भी यहाँ पे खड़े हो गए। अब आपका हॉरिजॉन्टल ये हो गया, ठीक है। आपने ऊपर देखा क्लाउड को देखा तो ये 30 डिग्री बनाया, और क्लाउड के मिरर को, यहाँ वाले क्लाउड को देखा ना तो ये 60 डिग्री बनाया। अब आपसे पूछ रहा है कि
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए। इस ए से ना, ये जो हमारा ए है ना, ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, इस ए पॉइंट से क्लाउड के डिस्टेंस को निकालो। मतलब ये वाला डिस्टेंस मेरे से पूछ रहा है, क्लाउड के मिरर के डिस्टेंस को नहीं पूछ रहा है, क्लाउड, ओरिजिनल क्लाउड के डिस्टेंस को पूछ रहा है। समझ में आया क्या? नहीं आया होगा समझ में, मुझे पता है नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ। फिर एक बार मैं बताऊंगा, मैं देखो ज़िद्दी आदमी हूँ, नहीं समझ में आएगा फिर बताऊंगा। देखो ये आपका सी लेवल था, मान लो, देखो ध्यान से, ये आपका सी लेवल था, सी लेवल था, सी लेवल था तो पानी तो होगा, पानी तो होगा, तो यहाँ पे आपका पानी था, ठीक है, ये आपका पानी था। अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ ना, हुआ यूं कि सी लेवल से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर मतलब ऊंचाई पर एक कुछ रख के आप यहाँ पे खड़े हो गए, तो आपका हॉरिजॉन्टल ही हो गया। तुरंत हॉरिजॉन्टल बना लेना, तो ये भी 20 मीटर बन गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे एक क्लाउड था, तो इसका पानी में इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, देखना। अब ये आप क्लाउड को देख रहे हो तो 30 डिग्री बना रहे हो, आप क्लाउड के इमेज को यहाँ से देख रहे हो तो 60 डिग्री बना रहे हो, ठीक है। आपको ये यहाँ से अपने अपने आप से ए से क्लाउड तक का डिस्टेंस निकालना, ये वाला डिस्टेंस निकाल लोगे, इजी है, बहुत आसान है, सॉरी बट ठीक है, बहुत आसान है, ये तो आप निकाल ही लोगे। मैं निकाल दूँ, मैं निकाल दूंगा यार, तुम लोग बोलोगे तो क्यों नहीं निकालूंगा, बहुत कुछ हो जाएगी, तुम बोलो तो एक बार निकाल के दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। आपको ये डिस्टेंस निकालना। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, देखना ध्यान से, तुम देखो फिजिक्स पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा, मिरर कॉन्सेप्ट, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, अरे कोई इमेज यहाँ पर है और उसका यहाँ पर मिरर में या फिर पानी में इमेज बन रहा है ना, तो जितना दूरी पे यहाँ पर वो इमेज है ना, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना, कि जितना दूरी पे यहाँ से इमेज है ना, उतना मतलब वो ऑब्जेक्ट है ना, उतना ही दूरी पे यहाँ से होगा। मतलब कि जो रियल ऑब्जेक्ट मिरर में बना, डिस्टेंस सेम हो गया, रियल ऑब्जेक्ट मिरर में बना, ये वाला डिस्टेंस सेम हो गया, सेम हो गया। तो इस वाले डिस्टेंस को अगर पूरे को मैंने डी मान रखा है ना, ये पूरा डी नहीं, पूरा डी नहीं, अरे पूरा डी, कोई पूरा डी होता है, नहीं होता है, पूरा डी थोड़ी होता है। अगर मैंने इसको डी माना ना, इस पूरे को डी माना है मैंने, इस पूरे को डी माना है, अगर मैं पूरे को डी माना है, तो मुझे यहाँ तक का अगर डिस्टेंस निकालना है ना, यहाँ तक का, तो D-20, क्योंकि ये 20 मुझे दे रखा है, तो D-20। उसी तरह मैंने क्या किया है, मैंने इस सी लेवल से यहाँ तक को, इसको डी माना है, इसको डी माना है, तो ये पूरा अगर मुझे निकालना हो तो D+20। इतनी कहानी समझ में आई क्या, इतनी कहानी समझ में आई क्या, आई होगी समझ में, होप, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखना ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि ये डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले तो मैं अपनी आइडिया लगाऊंगा और मैं कहूँगा कि ट्रायंगल को फाइंड करो कि ट्रायंगल कहाँ है, क्योंकि ट्रायंगल बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल को फाइंड कर लिए अगर, तो फिर तो काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें या नहीं दिख रहा, बताना मुझे जल्दी से, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, तो ये तो इसके लिए बेस हो गया ना, ये तो बेस हो गया ना, ये तो बेस हो गया ना। इसको थीटा माना, इसको थीटा माना, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री की इधर वाला बेस, मतलब हाइपोटेनस, तो ये तो बेस हो गया। तो मुझे क्या पता है, D+20, ये चीज़ D+20 मुझे पता है, मुझे क्या पता है, D+20। और मुझे निकालना क्या है, मुझे कैसे भी ये निकल जाए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60, तो लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू D+20 अपॉन बेस को अपन b से मानेंगे, ठीक है, b से √3b, tan 60 होता है √3 b इज इक्वल टू D+20। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू आ गई D+20 अपॉन √3, तुम्हारी भी आ रही है D+20 अपॉन √3। डी की वैल्यू ध्यान से देखो, D+20 अपॉन, इसको x मान लो, चलो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू D+में 20 अपॉन, इसको x मान लो, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसको x मान लो। किसको x माना,
इसको एक्स माना, इस वाले चीज़ को, ये जो था ना इसको एक्स माना, ये वाला, ये वाली इसको एक्स माना, ठीक है। अब इससे अब देखो एक्स का इससे मल्टीप्लाई करो क्या होगा, एक्स रूट थ्री, तो रूट थ्री एक्स इक्वल टू डी प्लस 20, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा देखना कि रूट थ्री एक्स की वैल्यू, मुझे एक्स की वैल्यू दिख रही थी, मुझे एक्स की वैल्यू दिख रही थी कि रूट थ्री दी माइनस 20 रूट थ्री। कैसे पता चला, कैसे तुमने निकाला कैसे कि एक्स की वैल्यू? तो मैंने क्या किया ना, मैंने सबसे पहले चेक किया। देखो सबसे पहले ना तुम ऐसे करो, देखना ध्यान से, मुझे नहीं पता क्या होगा, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट ठीक है सही होगा। इजी है यार, ये क्लाउड वाला है, बच्चे फंसते हैं, बट ठीक है इजी है, अपन तो इजी कह के चलेंगे क्योंकि ये चैप्टर इजी है ना, मेन दिक्कत ये है। अगर तुम इस ट्रायंगल में लोगे ना, अगर तुम इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हो ना, तो ये तुम्हें पता है, ये क्या तुम्हें पता है, d-20 तुम्हें पता है, तो आप लिख दोगे tan 30 इक्वल टू d-20 अपॉन में जो भी उसे x माने हो, tan 30 होता है 1 बाई यानी 1/√3, यानी x इक्वल टू √3 इंटू d-20। ये हमारे x की वैल्यू आ गई। यहाँ जो x की वैल्यू मिली ना मुझे, यहाँ जो x की वैल्यू मुझे मिली वो मैंने यहाँ पुट किया। मैंने क्या निकाला था उस समय, अरे इस वाले ट्रायंगल में मैं अगर देखूँ तो इस वाले ट्रायंगल में फिर ये वाले ट्रायंगल में वापस आ जाते हैं, तो tan 60 इज इक्वल टू d प्लस में 20 अपॉन x था, यानी x रूट थ्री इक्वल टू, या फिर अपन लिख सकते हैं √3x इक्वल टू डी प्लस में 20 अपॉन एक्स, ठीक है डी प्लस में 20, एक्स तो इधर ही आ गया, ठीक है। अब ये √3x जो है ना, तो x की वैल्यू मैंने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाला √3 इंटू d-20, तो मैं यहाँ लिख दूंगा √3 इंटू में √3 इंटू d-20, ठीक है। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। इक्वल टू में d प्लस 20 था, ये एज इट इज़ था, एज इट इज़ था। कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन अगर नहीं कर रहे हो, देखो मैंने 40 मिनट का लिया था, वो प्रण की 40 मिनट कराएंगे, बट देख रहे हो तुम टाइमिंग 42 हो गया तुम्हारे लिए यार, है ना। तुम समझा करो बात को, समझोगे नहीं फिर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये √3 इंटू √3 क्या होगा, देखो ध्यान से, √3 इंटू √3 होता है, तो मैंने कहूँगा 3 इंटू d-20 इक्वल टू d प्लस 20, ठीक है, ठीक है। इतना बात समझ में आई, कैलकुलेशन मैंने कैसे किया, ठीक है। अब मैंने इस 3 को मल्टीप्लाई किया, तो 3d-60 इक्वल टू d प्लस 20, कर दो 3 को इसमें फिर 3 को इसमें, तो 3d-60 इक्वल टू d प्लस 20, ये तो बेसिक थी। अब मैंने इस 3d को और इस d को इधर लाऊंगा ना, तो मैं माइनस हो जाएगा, यानी कि 3d माइनस d हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2d, तो 2d और इस 60 को इधर ले जाऊंगा तो 20 प्लस में 60 आपका 80, तो 2d इक्वल टू 80, यानी d की वैल्यू क्या हो गई, d की वैल्यू हो गई 40, यानी जो डिस्टेंस था ना, ये जो डिस्टेंस था ना, ये जो डिस्टेंस था ना वो 40 मिल गया हमें। जो डिस्टेंस था ना, ये वाला डिस्टेंस, ये 40 मिल गया। कौन सी डिस्टेंस मिली, डी मिली, डी क्या थी देखते हैं यार, फिगर पे आते हैं। अब हमें डी 40 मिल गया, यानी ये जो डिस्टेंस था ना ये वाला, हमें वो 40 मिल गया। ये जो हमने मान रखा था कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का कोई डिस्टेंस रहा होगा, ये 40 मिल गया, ये 40 मिल गया। यानी कि अगर मैं कहूँ, तुम्हें ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये अगर मैंने d-20 था यानी 40 माइनस 20, तो मैं कह दूंगा कि भाई ये भी तो 20 होगा, ये भी तो 20 होगा, डी की वैल्यू 40, हाँ। तो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला 20 हो गया और ये वाला 20 हो गया, तो ये निकाल दोगे इजी पीजी से, बहुत अच्छे तरीके से निकाल दोगे, निकाल दोगे। तो देखो ध्यान से, अब इस ट्रायंगल में मैं बोलूँगा 30 डिग्री था, तो tan 30 इक्वल टू 20 अपॉन में h ले लो या फिर कुछ भी ले लो, जो भी इसमें लेना है, h ले y ले लो, चलो ठीक है y। तो tan 30 होता है 1/√3, यानी 1 इक्वल टू 20 tan 30 नहीं लोगे भाई, देखो देखो भाई, देखो देखना ध्यान से। बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, मैं भी कर चुका हूँ, मतलब अभी तेजी में पढ़ा रहा था तुम्हें बढ़िया से, तो मुझसे भी हो गया, बट ठीक है अब समझ में आया। थीटा इसे लिया, ये आपका परपेंडिकुलर, बेस तो ये है ना,
तो ये आपका हाइपोटेनस। तो पी बाई एच होता है साइन 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 साइन। तो हम क्या कहेंगे, साइन 30 इक्वल टू 20 अपॉन में वाई। साइन 30 होता है 1/2, तो वाई इक्वल टू 20/2, 20 × 2 सॉरी, वाई इक्वल टू 20 × 2। जैसे हम एक स्टेप छोड़ोगे तो दिक्कतें आएंगी, बट ठीक है। देखो 1/2 इज इक्वल टू 20 अपॉन में वाई ना, तो वाई इक्वल टू 40, ये हमारा निकल गया। तो मैंने इस क्वेश्चन में इतना टाइम के लिए पता है एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है मैंने, कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कैसे करेंगे, आंसर कैसे आएगा, चीज़ें कैसे बनेंगी, सब समझाया। तो ये क्वेश्चन था क्या बेसिकली, कि मैंने एक क्लाउड लिया। मैंने कहा यार क्लाउड भैया तुम आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। क्लाउड भैया आ गए। तो क्लाउड भैया का जो इमेज बन रहा था ना यहाँ पे, वो ये देखना ध्यान से। मैं यार ये सिस्टम बहुत गलत है यार। देखो ये जो डिस्टेंस था ना, ये डिस्टेंस और जो ये डिस्टेंस था, दोनों सेम रहा होगा, दोनों सेम रहा होगा। तो मैंने क्या किया देखना ध्यान से, ये क्लाउड जी का डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था ना वो ये भी रहा होगा। तो मैंने इस पूरे को जो है ना डी मान लिया, डी मान लिया, डी मान लिया। तो ये पूरा भी डी हो जाएगा, और ये 20 है तो D-20 ये बचेगा, D-20 बचेगा। इस पूरे को करने के लिए मैंने D+20 और उसके बाद मैंने कर लिया। कन्फ्यूजिंग हो रहा है, समझाया तो समझा ना तूने। अरे इसको डी मान लिए पूरे को, तो ये आपका इतना बस D-20 हो जाएगा। इसको डी मान लिए तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, D+20। अरे तो यही और यही तो बराबर है, ये बताओ ना, समझ रहे हो। ठीक है, क्लाउड का ये डिस्टेंस है, बीच में खंडहर आ गया, कुछ भी आ गया, जो आना आ गया। यहाँ पे बीच में पानी आ गया, मान के चलो पानी आ गया, ठीक है, ये पानी आ गया, ठीक है। तो ये क्लाउड है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा ना डी, ये इस डिस्टेंस के इक्वल होगा ना, ये बोल रहे हो, ठीक है। चलो, तो इजी पीजी था क्वेश्चन, देखो इजी था। क्लाउड की बात थी, तो बच्चे को एक लॉ अगर पता है, फिजिक्स की एक लॉ होती थी, याद कर ले बच्चे, क्या लॉ होती थी। अरे यार लॉ सिंपल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसके सामने मिरर आ गया, वाटर आ गया, उसका जो ये इमेज बना वो ये और ये इक्वल हो गया, बस इतनी बात थी, इतना सा कॉन्सेप्ट था, दिक्कतें नहीं आ पाएंगी ये अगर तुमको पता है क्लाउड वाले इमेज में। और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी हर क्वेश्चन में लगता है, ऐसा नहीं है कि क्लाउड वाले इमेज उससे थोड़ा वो क्वेश्चन है, बट ठीक है, हर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो ज़रूरी है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो हर क्वेश्चन में लगती है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अब मतलब टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसको 1 घंटे का कर दे क्या। एक और क्वेश्चन करवाना है मुझे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन किया है अभी तक, एक और करवाना है, एक और करवाना था, एक और करवाना था। एक कॉन्सेप्ट बताना, ये आपका ज़मीन है, यहाँ पे सन है ना, यहाँ पे आप हो, आप सन को देख रहे हो ना, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की ये शैडो जो बन रही है ना, ये जो शैडो बिल्डिंग की बनी है, ये आप नहीं है सॉरी, ये है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे सन है, सन रे फेंक रहा है, तो ये जो शैडो बन रही है ना, इतनी दूर जो शैडो बन रही है, अगर सन यहाँ आ गया और रे फेंका सन ने, तो ये जो शैडो बनी ना, ये वाली इतनी दूर की, तो क्या पूछ रहा है, बोल क्या रहा है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज इंक्रीजेस, मतलब सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, सन को देख रहे हो वो वाला दिखाने वाला एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्या होगा, देन द चेंज इन लेंथ ऑफ द शैडो विल ऑफ टावर विल बी, क्या होगा, क्या होगा, घटेगा, शैडो छोटा होता जाएगा। अरे सूरज भैया यहाँ थे, सूरज, ये देखो बिल्डिंग यहाँ थी, जब सूरज भैया यहाँ आए ना, तो ये इतना बड़ा शैडो, सूरज भैया यहाँ आए तो ये शैडो कुछ इस प्रकार से इतना सा बना, इतना सा। तो सूरज जैसे इधर आते जा रहा है ना, ये ऐसे होते जा रहा है, मतलब डिक्रीज। तो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इंक्रीज हो रहा है ना, तो शैडो विल डिक्रीजेस, ठीक है। ये तो इजी पीजी कॉन्सेप्ट था। इसके क्वेश्चन भी आते हैं, इसके क्वेश्चन भी आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चंस का एक टाइप आपको दे दूं क्या, एक झलक दे दूं क्या आपको इसके क्वेश्चंस का टाइप, आराम से, इजी पीजी थे, ठीक है। एक क्वेश्चन का झलक ले लो आप, ये लो, ये ले लो झलक, कि लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए बिल्डिंग व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। देखना बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है,
ये बिल्डिंग है आपका, ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड था। तो यहाँ पे आपका अगर सन है ना, तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना यहाँ से, ये 60 डिग्री अगर बन रहा है, 60 डिग्री अगर बन रहा है, ठीक है, इज 20 मीटर लेस देन व्हाट इज वॉज व्हेन इट वॉज 45 डिग्री लेंथ ऑफ द शेडो। ये जो शेडो उस समय आया ना, देखना ध्यान से कि ये जो सन बिल्डिंग था, यहाँ पे सन था, तो जब सन ने 60 डिग्री बनाया ना, तो ये जो शेडो था ना, जब सन ने मतलब सन जब और थोड़ा करीब आ गया, तो सन ने जब 45 डिग्री बना दिया ना, तो इस शैडो से 20 मीटर कम था। क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए बिल्डिंग व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री इज 20 मीटर लेस देन व्हाट इज वाज व्हेन इट वाज 45 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। आप फाइंड करो, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। अगर तुम क्या कर रहे हो ना, तुम कर रहे हो इस चीज़ को एक्स मान ले रहे हो, इस चीज़ को एक्स मान ले रहे हो, किस चीज़ को एक्स मान ले रहे हो, मतलब आपको इतना पता है कि ये 20 मीटर दे रखा है, आपको ये 20 मीटर दे रखा है। ये चीज़ अगर एक्स आपको मिल गई, ये चीज़ अगर आपको एक्स मिल गई, मतलब ये तो है ना एक्स, पूरी देखो, पूरी को एक्स मान लोगे ना, पूरे को एक्स मान लोगे कि हाँ यार पूरा ये एक्स हो गया, तो अगर पूरे को एक्स मान लोगे तो आपको हो जाएगा एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 20, यही तो होगा। अरे देख लो, पूरे को एक्स मान लोगे तो एक्स माइनस 20, पूरे को x माना x माइनस 20। बट ईजी करने के लिए क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा ना, मैं देखना क्या करूँगा, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, देखना कैसे। ये 20 था ना, इतने एरिया को बस मैंने x मान लिया, इतने एरिया को बस x मान लिया। बोरिंग नहीं है, बोरिंग नहीं है, बोरिंग बोरिंग मत बोलना भाई, बहुत आसान चैप्टर है यार, बोरिंग क्यों बोल रहे हो, बोरिंग नहीं है। मैं जान रहा हूँ तुम बोल रहे हो बोरिंग है, बट बोरिंग नहीं है, ठीक है। इतने को मैंने x माना ना, जब इतने को x माना और ये 20 है, तो ये पूरा हमारा बन गया ना, ये पूरा बन गया 20 प्लस में x, ठीक है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूंगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल की, तो इस चीज़ को हमने मान लिया एच, ठीक है। तो tan 60, tan क्या था, tan 60 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एच एक्स, ठीक है। तो ये होता है √3, तो √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई आपकी एच अपॉन √3। ये वैल्यू याद रखना आगे काम आएगी, ये वैल्यू याद रखना आगे काम आएगी कि एच की वैल्यू एक्स की वैल्यू एच अपॉन √3। अगर ये वैल्यू तुम्हें याद है तो आगे काम आने वाली, बहुत काम आएगी ये चीज़, ये वैल्यू याद रखना आगे काम आएगी। फिर बोल रहा हूँ चैप्टर बोरिंग नहीं है, तो 10 30 10 60 लगाना जो तुमने, जो तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्री का ना सबसे इजी चीज़ थी, मैं तुम्हें मतलब बहुत ही अच्छे से समझाना चाहता हूँ, देखना ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट हुई थी ना, तो तुम क्या कह रहे थे कि बहुत ही आसान चीज़ है, जो P/B वाला कॉन्सेप्ट है 10 30 10 60, ये तो बहुत आसान है, आइडेंटिटी भारी है, पढ़ा दो। तो इस चैप्टर में आइडेंटिटी थोड़ी लग रही है, इसमें क्या लग रहा है, इसमें जो लग रहा है वो देखो, इसमें तो 10 60 10 30 P/B वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें क्यों तुमको फंस रहा है, ये तुम बताओ मुझे, इसमें तो नहीं फंसना चाहिए भाई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने h/√3 निकाल ली। फिर एक बार यहाँ से सन को देखा, मतलब सन की जो शैडो हुई 60 डिग्री एलिवेशन बना के, तो x आ गई, और यहाँ पे जब 40 डिग्री बनाई, तो बोल रहा है कि जब 45 डिग्री बनाई थी इतनी लंबी शैडो, तो फिर जब सन इधर आने लगा ना, तो जब 60 डिग्री सन बनाया तो 20 मीटर लेस हो गया, ये 20 मीटर कम हो गया। तो मैंने इसको x मान लिया ना, इस चीज़ को मैंने x मान लिया, इतनी दूरी को, इतनी दूरी को, और ये 20 था इतनी दूरी, तो ये पूरा मिला के ना पूरा 20 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। इसको h मान लिया, x की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखा, मैंने कहा कि अब आओ थोड़ा जंग खेलते हैं, क्योंकि अब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बारी आ गई। इस बड़े वाले ट्रायंगल में मैंने 45 डिग्री tan 45 लगाया, h अपॉन में 20 प्लस एक्स, tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन में 20 प्लस एक्स, ठीक है, ईजी है। अब देखो tan 45 1 होता है, h अपॉन में 20 प्लस एक्स, h इक्वल टू 20 प्लस एक्स, ठीक है। ये देखो ध्यान से देख रहे हो, h इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, देखना 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच है ना, h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, तो h इज इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन में √3। क्यों भाई, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों भाई, अरे भाई
20 प्लस एक्स, और x की वैल्यू h/√3 मैंने पहले ही ला दी थी। तो जब x की वैल्यू h/√3 पहले ही ला दी थी, यहाँ मुझे दिखा 20 प्लस में x, और मुझे क्या चाहिए, मुझे x नहीं चाहिए, मुझे तो हाइट निकालना है। तो मैं इस x को रिप्लेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बोलो। मैं इस x को मैं h/√3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ला दिया है वैल्यू, मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया। अब मैंने कहा कि अब तो भाई सिंपल कैलकुलेशन था, अब तो चीज़ें और आसान होने लगी। तो मैंने क्या किया ना, मैं 20 को इधर ला दिया, मैंने 20 को इधर ला दिया। क्या हुआ, तो 20 इक्वल टू h माइनस h/√3। इतना समझ में आया कैसे किया मैंने, इतना समझ में आया ना। देखो इजी चीज़ क्या थी, इजी चीज़ क्या थी, देखो देखो इजी चीज़ क्या थी। इजी चीज़ ये थी कि यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो मुझे दिखेगा ना कि ये मुझे h की वैल्यू पता है कि h की वैल्यू ये है, h की वैल्यू ये मुझे पता है कि हाँ h की वैल्यू ये है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर मैं एलसीएम लूँगा √3 हो जाएगा 20√3 प्लस में अपना h√3। ठीक है, फिर जैसे ले जाऊँगा तो इंटू √3, ऐसे करने में बहुत लंबा मुझे दिख रहा है। तो मैंने कहा ऐसा मत करो, क्या दिक्कत है, क्यों ऐसे करना है, मत करो ऐसा। तुम क्या करो, 20 को इधर ला दो, 20 को इधर ला दो। कैसे लाएंगे, क्यों लाएंगे, कब लाएंगे, सब लाएंगे। तुम रुको तो सब लाएंगे, देखना पहले कैसे ला रहा हूँ मैं। सब देखो, 20 इज इक्वल टू h माइनस h/√3। ये h क्या है, बड़ा वाला h क्या था, ये बड़ा वाला, ये जो h हमने बड़ा वाला ले रखा था ना, ये बड़ा वाला h क्या था, वो ये वाली h थी, ये वाली h थी। मतलब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया बड़ा वाला से, क्योंकि आपको समझ में आया बड़ा वाला h ये था और x की वैल्यू वाला h ये था। ठीक है, तो मैंने ये मुझे दिखा, फिर मैंने इससे ऐसे लिख दिया कि 20 इक्वल टू h कॉमन ले लिया, तो h इंटू 1 माइनस 1/√3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बस तुम बोलो, बस तुम मुझे बोलो, बताओ मैं x की वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, 20 इज इक्वल टू h 1 माइनस 1/√3, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, अब क्या करूँ सर, समझ में नहीं आ रहा। 20 इज इक्वल टू h इंटू √3 ले लो, तो √3 माइनस 1/√3। अरे एक स्टेप में गैप कर रहा हूँ, देखना, यहाँ से √3 अगर कॉमन लोगे, यहाँ से एलसीएम लोगे, तो ये √3 माइनस 1, यही तो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो तुम क्या करना, अब इस वाले h को ना इधर ला दो और 20 को ना इधर भेज दो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखो अब देखो, ये 20 को इधर जाएगा, 20 क्या हो जाएगा, 20 देखना खत्म। अरे ये क्या हो गया भाई, पेज को डुप्लीकेट करने दो, लास्ट क्वेश्चन है, इसी बोल रहा था खत्म हो गया। चलो 20 को देखो, ये 20 है ना, 20 को इधर भेज दो, h को इधर ला दो, तो हमने h को इधर ला दिया, h इज इक्वल टू 20√3/√3 माइनस 1। ये कैसे हो गया सर, ये तो नहीं समझ में आया, ये तो हम नहीं कर पाए। अरे कैसे नहीं कर पाए, देखना ये जो 20 है ना, ये 20 इधर आएगा, देखना ध्यान से कैसे 20 इधर आ रहा है 20, तुमको दिख रहा है 20 आते हुए, हाँ दिख रहा है। तो जब ये 20 इधर आ रहा है, जब ये 20 इधर आ रहा है, तो कैसे होगा, फॉर्म में 20 ये है, ये है, इंटू करोगे तो 1/20, तो 20√3/√3 माइनस 1। क्या हो गया, दिक्कतें आ गई क्या। अरे h इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा था कि √3 माइनस 1/√3, √3। अब मैंने क्या किया, मैंने 20 को इधर भेज दिया, h की जगह 20 को मैंने रिप्लेस करवा दिया। मैंने कहा कि 20 भैया रिप्लेस हो जाइए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, सबसे पहले मैंने यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से, तो ये आपको हो जाएगा 3 माइनस 1 में √3। ऐसे कई बच्चे कर देते हैं, आंसर तो सही आएगा बट टीचर नंबर काट लेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर उसे नहीं मिल पाया। एग्जैक्ट आंसर अगर टीचर को नहीं मिल पाएगा तो नंबर
काटना ही काटना है, बेसिक सी बात है, बेसिक सी बात है कि आंसर काटना ही काटना है। ठीक है, आंसर काटना ही काटना है। चलो तो अब देखना ध्यान से, अब मैं क्या कर सकता हूँ, h की वैल्यू में 20√3/√3 - 1 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, बोलो, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, बोलो, लिख सकता हूँ, बोलो। तो यही तो आंसर है, क्या दिक्कत है, आगे आंसर, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। कितना इजी था, हमने कितने क्वेश्चन किए, देखो ध्यान से, हमने कुल 5-6 क्वेश्चन किए होंगे इस चैप्टर के। आसान चैप्टर, देखो जब भी सन वाला क्वेश्चन आ जाए, क्लाउड वाला क्वेश्चन आ जाए कि क्लाउड में ऐसी थी वैसा था, तो क्लाउड वाला क्वेश्चन आ जाए, सन वाला क्वेश्चन आ जाए, मुझे याद कर लेना मैंने क्या बताया है, हो जाएगा। पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तुम डायग्राम बनाना सीखो कि कैसे डायग्राम बनेगा। डायग्राम अगर बना ले रहे हो ना, फिर देखो, अगर एक प्रॉपर डायग्राम तुम्हारे पास है तो तुम उस सॉल्यूशन में, अगर तुम्हें कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो सॉल्यूशन तुम कर लोगे। प्रॉपर डायग्राम अगर तुम्हारे पास है ना तो सॉल्यूशन तुम कर लोगे। लेकिन अगर प्रॉपर डायग्राम ही तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास वही नहीं है जो मेन चीज़ होनी चाहिए, तो तुम सॉल्यूशन कैसे करोगे भाई, बोलो ना, कैसे करोगे सॉल्यूशन, नहीं कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो मेन चीज़ क्या थी, सॉल्यूशन होनी चाहिए, सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, सॉल्यूशन होनी चाहिए। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो काम बन जाएगा। ठीक है, ये बन कहना चाहता, अब खत्म हो गया चैप्टर, खत्म हो गया। रोना धोना नहीं है, रोना धोना नहीं है। आप लोगों के वजह से मैंने डीपीपी देना बंद कर दी। सोचो, डीपीपी में 2 लोग देखते थे, 2 लोग, अरे 2 लोग डीपीपी करोगे, देख रहे हो वीडियो, इतने सारे लोग और डीपीपी कर रहे हैं 2 लोग, आए बड़े। डीपीपी देना बंद कर दिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी नहीं डाली मैंने। डाल दो, बोलोगे कमेंट, एक भी कमेंट अगर आ गया ना कि भाई डाल दो सर, डाल दो, अरे जो भी बोल दो डाल दो, तो मैं डाल दूंगा, डीपीपी में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस तुम कमेंट तो करके देखो एक बार। तुम कमेंट नहीं करते यार, मुझे बहुत बड़ा बुरा लगता है। कमेंट कर लो यार, देखो कमेंट नहीं करोगे तो बुरा लगेगा भाई, सिंपल बात है। मेरी ये रूल है, थंब रूल मेरी क्या है कि कमेंट नहीं करोगे तो बुरा लगेगा। और ये चैप्टर तो आसान सा चैप्टर था, है ना, ये चैप्टर मतलब उतनी दिक्कत नहीं। शुरू में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने में कोई दिक्कत नहीं करी, इतना आसानी से हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए चैप्टर मतलब। और फिर हमने देख लिया कि क्लाउड वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ये देखना, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लिखा था, यहाँ क्या लिखा था, ख़त्म, 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 बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सब्सक्राइब। क्या बात है, ख़त्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सब्सक्राइब, ख़त्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सब्सक्राइब। और ये हमारे कार्यक्रम के हिसाब से, हमारे मतलब चलते आ रहा है जो ना हमारा रूल, उस हिसाब से चैनल का नाम। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी ये वीडियो सक्सेसफुल हुई। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो, अच्छे से अगर कुछ सीखने को मिला हो, अगर कुछ, ये क्वेश्चन 100% का था, ये चैप्टर 100% का था, 90% भी क्लियर हुआ हो, अरे 60% भी क्लियर हुआ हो ना, एक वीडियो से अगर तुम्हें क्लियर हो जा रहा है ना, बहुत बहुत है तुम्हारे लिए, बहुत है। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए तुम्हें, और प्रैक्टिस करोगे 40% और। कोई भी वीडियो से तुम्हारा 100% चैप्टर नहीं क्लियर होगा, मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ। कोई भी वीडियो तुम देख लो, तुम्हारा 100% चैप्टर नहीं क्लियर होगा, या तो 90, या तो 95, या तो 80, या तो 60, बट 100 नहीं होगा कभी। क्योंकि जब तक तुम मैथ्स में खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, तुम्हारा चैप्टर 100% कभी हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री मैंने दो वीडियो में करवाई, क्यों करवाई, मूर्ख था मैंने ट्रिग्नोमेट्री 2 वीडियो में करवाई, तुमने दोनों वीडियो नहीं देखा, कैसे समझ में आएगा, चैप्टर कैसे क्लियर होगा। और जाके तुम कहीं और से देख भी लो तो तुम, मैं जानता हूँ कई बच्चों की रियलिटी क्या है, बस लेक्चर देख लिया, समझ में आ गया, बहुत है, क्वेश्चन तो उठाएंगे नहीं हम, क्वेश्चन नहीं उठाना है, तब नहीं हो पाएगा। वो जो तुम बड़े बड़े सपने लेके बैठे हो ना कि इस बार 95 प्लस, 98 प्लस, 90 प्लस, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आ पाएगा। मैथ है, और ऐसे मैथ्स मतलब मैथ्स टीचर मैं कह रहा हूँ, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, छोड़ देते हो, क्या दिक्कत है, अपन नहीं करेंगे प्रैक्टिस, लेक्चर देख लिया है ना, बस हो गया काम,
लेक्चर से होता है काम, लेकिन 100% काम नहीं होता। फिर कह रहा हूँ, लेक्चर से काम बनते हैं लेकिन 100% काम नहीं बनते। समझ रहे हो? तो लेक्चर से काम तो तुम बना लोगे लेकिन 100% काम नहीं बना पाओगे कभी भी। तो तुम ऐसे मोटिवेशन में तुम्हें लास्ट में देता हूँ हर वीडियो के, प्रैक्टिस करो। और अभी कहाँ तुम हो, तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है 10th ऑफ सितंबर आ गया। 10th ऑफ सितंबर हम, मेरा क्या है, सिलेबस मैं अक्टूबर में ख़त्म कर दूंगा। अक्टूबर एंड तक मैं सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, ये जिम्मेदारी है मेरी। और बहुत अच्छे से अपन ने ख़त्म किया है, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर रिवीजन भी करवाऊंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, हर एक सब्जेक्ट के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर भी दूंगा। ऐसे प्रॉमिस मैंने कहा था, जैसे प्रॉमिस किया था मैंने। तो रिवीजन, पेपर, स्ट्रेटजीज सब देते रहूँगा। बट मैं अपना अगर 100% दे रहा हूँ, एटलीस्ट तुम अपना 90% तो दो। वीडियो देख लेने से थोड़ी हो जाएगा, कम से कम 90% तो दे दो अपना, कम से कम इतना तो दे दो। ठीक है, तो एंड करते हैं इस सेशन को आज यहीं पर, इसी मोटिवेशन के साथ कि आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है। और जो मैंने एक वीडियो में इसमें मैंने मोटिवेशन दिया था आपको कि इंग्लिश को हल्के में मत लेना, इंग्लिश हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लैंग्वेज नाम के लिए, बट ठीक है वो सब्जेक्ट हार्ड है, इतना समझ जाओ। वो सब्जेक्ट आपको तरसाएगा जरूर एंड में। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और चैप्टर का हमारा नाम हो जाने वाला है सर्कल्स। सर्कल्स, आपको मुखड़ा दिखा दूँ सर्कल्स का? मुखड़ा दिखा दूँ क्या? मुखड़ा दिखा दूँ क्या सर्कल्स का? ये देखो, ये हमारे सर्कल्स हो जाने वाले हैं। ये देख पा रहे हो? ये हमारे हो जाएंगे सर्कल्स। ऐसे सर्कल्स हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे कि एक लाइन जाएगी यहाँ से टच करते हुए, बिल्कुल टेंजेंट कहलाएगी, ऐसे जाएगी। हम यही पढ़ेंगे, ऐसे कहलाएगी, टच करके जाएगी, टेंजेंट कहलाएगी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एकदम मतलब पॉइंट साइज में टच करके जाएगी, वो हम उसे टेंजेंट कह रहे होंगे। तो एक टर्म मैंने यहाँ आपको बता दी। फिर हम जैसे पढ़ेंगे सर्कल में, पहले तो क्वाड्रिलेटरल्स था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो 9th में, अब 10th में नहीं था। 10th में नहीं है, बट ठीक है 9th में अगर तुमने पढ़ा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बहुत आसान है। अपोजिट एंगल उसके 180 डिग्री बनाते हैं, वो सब जो भी आपने मतलब चीज़ें 9 में अगर पढ़ी होंगी तो सर्कल आपको आसान लगेगी। इधर नहीं, इधर सर्कल आपको आसान नहीं लगेगी। ठीक है, चलता हूँ और ध्यान रखिएगा अपना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट।